and welcome back to Humanities. I am Purva, and in this video we are going to cover our chapter number 15 from class 12 history, which is framing the constitution, the beginning of a new era. तो भैया अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है. वी मूव्ड फ्रॉम रेबल्स इन द राज टू कंट्री साइड पे कैसे सारा सिस्टम शुरू हुआ और फिर रिवोल्ट्स चालू हुई. उसके बाद हम कहाँ पे आए, उसके बाद वी मूव्ड ऑन टू द इंडिपेंडेंस टाइम, कि जब गांधी जी 1916 में वापस इंडिया आते हैं तो कैसे कैसे हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर हमारी कौन सी मूवमेंट आ रही है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट. यहाँ तक हमारी पूरी क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में चली रेल. ठीक है, फिर आगे 1948 में आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है. राइट, वहाँ तक हमने सब कुछ कवर कर लिया. अब हम आते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई तो उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है. राइट, कि कैसे एक पूरी कंट्री चलेगी, व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ द सोसाइटी, कैसे गवर्न होगा, क्या हम एक इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करेंगे, क्या हम एक कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो करेंगे, क्या हम एक कम्युनिस्ट मॉडल फॉलो करेंगे, कैसे सब कुछ होगा, क्या एक सेक्युलर कंट्री होगी, द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, क्या इंडिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, एक मोनार्की होगी. ये सब जो बेसिक्स जब बन रहे थे तो हम वो वाला टाइम पढ़ेंगे. राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग जब से चालू हुई वो बिफोर इंडिपेंडेंस 1946 ऑनवर्ड्स ही होने लगी थी, बिकॉज टिल देन काफ़ी सारे नेगोशिएशंस हो रहे थे विद द ब्रिटिश एंड वी न्यू कि हाँ हमें एक साल बाद आज़ादी मिल जाएगी. क्लियर है. सो तब से लेके कैसे हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, हाउ डिड वी एक्चुअली डिसाइड अपॉन द फ्रेमवर्क, वो डिस्कस किया जाएगा इस पूरे चैप्टर में. काफ़ी इजी चैप्टर है. पॉलिटिकल साइंस अगर आपने पढ़ी हुई है, यू नो दैट इसमें से आपको 90% चीज़ें ऑलरेडी पता है. राइट, तो ये एक पूरा ऐसे ना रीकैप है, एक ओवरव्यू है जो भी हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो चलिए जल्दी से हाईलाइटेड चीज़ों को कवर करेंगे, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स और यही है जो आपको पता होना चाहिए. लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. एज यू ऑल नो कि ये सारी जो सीरीज है एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ की, ये CUET के साथ साथ क्लास 12 बोर्ड्स पे भी फोकस करती है. सो हम दोनों अप्रोच से पढ़ते हैं, MCQ एज वेल एज सब्जेक्टिव. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. चलिए, सो ये जो डिब्बा होता है इसको मैं हमेशा कहती हूँ दिस इज़ द ओवरव्यू, दिस इज़ द फोकस, कि हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे इस चैप्टर में. तो भैया द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. फर्स्ट MCQ यहीं पे बन गया है. ठीक है भैया. अच्छा जी, अब इसको बोला जाता है द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा ड्यूबियस सी डिस्टिंक्शन है, एक बहुत ज़्यादा डाउटफुल कह सकते हैं इसे हम. बट looking at the size and the diversity of Indian country, we actually understand कि ऐसा क्यों बोला गया है. तो at independence India was not merely large and diverse तो वो थी ही, but it was also deeply divided. राइट, तभी जो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन है वो हुआ बिकॉज ऑफ द डिविजन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. क्लियर है. तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कैसे काम शुरू किया गया. इट वॉज नेसेसरी टू बी एन इलेबोरेट, केयरफुली वर्कड आउट एंड पेन्सटेकिंगली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोला गया है कि ये ऐसे ही किसी बच्चे ने किताब लिख दी ये नहीं होगा. सालों साल का प्रोसेस है एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना. अभी हम पढ़ेंगे कितना स्ट्रगल, कितनी डिबेट्स, कितने डिस्कशंस लगे. ठीक है, आगे चलते हैं. टू मेक इंडियंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस, कास्ट्स एंड कम्युनिटीज कम टुगेदर इन अ शेयर्ड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट. ये करना था भैया. एक ही पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी अलग अलग तरीके के लोग, डाइवर्सिटी के लोग, क्लासेस के लोग, कम्युनिटीज़ के लोग हारमनी में रह रहे हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस कर रहे हैं. ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, एक मोटिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बिटवीन दिसंबर 1946, यहाँ हमने लिखा है, टू नवंबर 1949. क्लियर है. ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की टाइमलाइन है, जितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया भैया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया.
क्लियर है? हु ड्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और विच असेंबली वाज कंसाइंड विद द टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. अब भैया असेंबली ने 11 सेशंस रखे जो 165 डेज तक चले, ठीक है, विच वर स्प्रेड ओवर 165 डेज. जैसे कि फर्स्ट सेशन इतने में हुआ, फिर थोड़े दिन छोड़ के सेकेंड सेशन हुआ, ओवर टोटल 165 डेज के एक्सपेंस में वो स्प्रेड थे. आगे चलते हैं. द वर्क ऑफ रिवाइजिंग एंड रिफाइनिंग द ड्राफ्ट्स वाज कैरिड आउट बाय वेरियस कमिटीज एंड सब कमिटीज. तो भैया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स बना देते हैं ना फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द असेंबली. तो काफ़ी सारी कमिटीज़ थी, ठीक है, कि ये कमेटी ये संभालेगी और उनके अंडर सब कमिटीज़ थी. ऐसे ही तो तरीके से काम होगा, जल्दी प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वर्क होगा. क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, और ट्यूमल्टस टाइम. ट्यूमल्टस का मतलब क्या होता है भैया? यानी कि एक अनऑर्गेनाइज्ड, कंफ्यूज्ड, मेसी टाइम, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस का जो टाइम था वो वाला. सो द ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एक्सेप्शनली ट्यूमल्टस. क्लियर है? अ टाइम ऑफ ग्रेट होप बट ऑफ एब्जेक्ट डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि तब हम कैसे एकदम से कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम बदल देंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन थी. अभी तक ऐसा चला आ रहा है, फिर एकदम से हम कौन सी पॉलिसीज़ निकालें, लोग कैसे मानेंगे, राइट? कन्फ्यूजन है, मेस क्रिएट हो चुका है. और एक इनऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थी उससे पहले. इंडियंस के लिए जो भी किया ब्रिटिशर्स ने किया, उनकी गवर्नमेंट, उनकी कॉलोनी के हिसाब से किया. चलिए अब देखिए, ऑन 15 अगस्त 1947 जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, तब हमें साथ ही साथ क्या मिला? डिवीजन मिला, है ना. इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज में बट चुके थे. तो भैया अभी तक जो ये इतना सारा एरिया था ये इंडिया कहलाता था. अब इसमें से वेस्ट साइड तो यहाँ पे पाकिस्तान निकल चुका है, और इधर जो ईस्ट साइड है वो भी ईस्ट पाकिस्तान निकल चुका है, जो अब बांग्लादेश है. तो बीच में यहाँ इंडिया था. समझ रहे हो आप? ये हमारा एक ज्योग्राफिकल रफ फ्रेमवर्क है, ठीक है. चलिए अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई. एक बार यहाँ पे रीकैप हो रहा है इस ट्यूमल्टस टाइम का, जो भी सब कुछ चल रहा था. सबसे पहले क्या हुआ? क्विट इंडिया स्ट्रगल ऑफ 1942, जो सबसे बड़ी मास मूवमेंट बोली गई है, हमने पढ़ा है, राइट? पिछले चैप्टर में ही कवर किया है. आगे चलते हैं. फिर भैया द बिड बाय सुभाष चंद्र बोस टू विन फ्रीडम थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल विद फॉरेन एड. ये कब बात हो रही है? सुभाष चंद्र बोस जब एग्जाइल में थे, व्हेन ही वाज आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर, उन्होंने फॉरेन जगह पे एक आंदोलन शुरू किया अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया. आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, ये सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने करे विद द हेल्प ऑफ फॉरेन एड. एंड उन्होंने यूथ तक, जो वहाँ इंडियन लोग थे, वहाँ के जो वहाँ पे इंडियन लोग थे, इंडियन यूथ था, उनको इंस्पायर किया टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया. क्लियर है? तो ये एक किस्सा बताया गया है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि एनसीईआरटी में बस जिक्र किया गया है. आगे किसकी बात हो रही है? द राइजिंग ऑफ द रेटिंग्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे. अब भैया रेटिंग्स यानी कि सेलर्स, सेलर्स का ही सिनोनिम्स है. जो रॉयल इंडियन नेवी में जो सेलर्स थे, उन्होंने भी रिवोल्ट करी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. कब? इन द ईयर 1946. तो ये सारी मूवमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, एक रीकैप हो रहा है क्या क्या हमने रिवोल्ट्स करे. क्लियर है? आगे चलते हैं. मास प्रोटेस्ट्स ऑफ वर्कर्स एंड पेजेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो चल ही रहा था 1940s में. फिर भैया अब हम आते हैं टू द पॉजिटिव साइड. ये जो अभी हमने इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ा, इसमें हमने क्या देखा है कि देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. इस पीरियड में सिर्फ इंडियंस वर्सेस ब्रिटिशर्स था, कभी ऐसा नहीं था हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स. इंडियंस वर टुगेदर इन दिस, राइट? सो द डिग्री ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन दीज स्ट्रगल्स बिफोर इंडिपेंडेंस. चलिए अब इंडिपेंडेंस के टाइम तक आते आते भैया कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी भी एक सेटलमेंट पे नहीं पहुंच पाई थी अबाउट द रिलीजियस रिकन्सिलिएशन एंड सोशल हार्मनी बिटवीन द टू कम्युनिटीज़. ना मुस्लिम लीग ने माना कि हमें इंडिया में ही जगह मिल जाए और ऑटोनॉमी मिले, दे डिड नॉट अग्री. एंड
ऑब्वियसली कांग्रेस डिड नॉट वांट द पार्टीशन टू हैपन, तो एनी हाउ जो मुस्लिम लीग चाहती थी डिमांड फॉर पाकिस्तान वो आगे आई एंड इट वाज डिसाइडेड कि ठीक है इंडिया आज़ाद तो होगा बट साथ ही में डिवाइड भी होगा. सो द ग्रेट कैलकटा किलिंग्स ऑफ अगस्त ऑफ 1946, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जब ये वाला प्रपोजिशन निकाला मुस्लिम लीग ने, राइट, उन्होंने एक डे ऑब्जर्व किया. वो कौन सा डे था, क्विकली कमेंट डाउन बिलो. और उसके बाद से क्या होने लगा था, बहुत सारी रायट्स होने लगी थी. कैलकटा में मास किलिंग्स हुई थी 1946 में. ठीक है, सो वी आर अगेन हैविंग अ रीकैप, रिकंसिलिएशन ऑफ द इवेंट्स. ठीक है, अभी तक ये हुआ. अब भैया जब इंडिपेंडेंस हो गई 1947, अगर हम 15 अगस्त की बात करें तो क्या हुआ, all this violence culminated in the massacres that accompanied the transfer of population. अब भैया जो पहले सब मिलजुल के यहाँ रहते थे, यहाँ के लोग इधर जा रहे हैं मुस्लिम्स पाकिस्तान में, राइट, जो इधर इन एरिया के हिंदूज और सिख्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, है ना. तो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे. और इस सब के बीच में आप सब ने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में कि क्या क्या हुआ. देयर वर मास किलिंग्स, विमेन बिल्कुल सेफ नहीं होती थी, बहुत बहुत ज़्यादा ही एक स्ट्रगल था फॉर फैमिलीज वर डिस्ट्रॉयड. बहुत लार्ज स्केल लेवल पे कम्युनल वायलेंस चल रहा था. ठीक है, चलते हैं अब आगे. अब भैया जब आज़ादी मिली तो ऑब्वियसली देयर वाज एन आउटबर्स्ट ऑफ जॉय एंड होप. सब काफ़ी खुश थे. ठीक है, देयर वाज होप कि चलो अब सेल्फ रूल आ गया है, अब हम सब कुछ जो अभी तक बिगड़ा हुआ था उसको सुधारेंगे. बट दूसरी तरफ ही एक सैडनेस भी थी कि भैया वी आर नाउ बीइंग डिवाइडेड. और डिवीजन के साथ साथ क्या आ रहा था पार्टीशन के अंडर, सडन डेथ और स्क्वीजिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑन वन साइड एंड द फोर्सेबल टीयरिंग अवे फ्रॉम देयर एज ओल्ड रूट्स ऑन दी अदर. जो अभी तक साथ में इंडिया में रहे हैं, अब वो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में जा रहे हैं अपने घरों को छोड़ के. अपनी फैमिलीज इतनी सेपरेट हो गई क्योंकि ये सब इतना जल्दी हुआ, नहीं पता कि कौन कहाँ रह गया. अगर आपने भाग मिल्खा भाग देखी है उसमें दिखाया गया है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे वहाँ पे सब कुछ चल रहा था, राइट. आगे चलते हैं. मैनी पेरिश्ड बिफोर दे रीच देयर डेस्टिनेशन. बहुत मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डाइड इन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन. आगे चलते हैं. अब देखिए व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड, ये हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है. सबसे पहली प्रॉब्लम थी दैट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, कि भैया प्रिंसली स्टेट्स या तो वो इंडिया का पार्ट बन जाएंगे या वो पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे या फिर वो खुद इंडिपेंडेंट रहेंगे, यानी कि खुद की एक कंट्री बना लेंगे और अलग हो जाएंगे, राइट. ठीक है भैया. अब 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज कंट्रोल्ड बाय द प्रिंसली स्टेट्स. काफ़ी ज़्यादा इनॉर्मस पार्ट था. अब देखो सोचो, इंडिया जो अभी है आज के दिन, यहाँ से कोई अलग कंट्री हो बीच में, यहाँ से अलग हो, यहाँ से अलग हो, यहाँ से अलग हो, तो इंडिया तो बचा ही नहीं ना. ठीक है, तो ये ना हो, इसीलिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिंसली स्टेट्स भैया इंडिया के साथ आ जाएं, इंडिया का पार्ट बन जाए, ताकि इंडिया एज अ होल अपनी जो टेरिटरी है, जोग्राफिकल बाउंड्री है, उसको रिटेन कर सके, राइट. चलिए, so the constitutional status of the princes of these princely states remained ambiguous, यानी कि नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, अभी तक कुछ भी डिसीजन नहीं आ पाया है. ठीक है, चलिए. दिस वॉज द बैकग्राउंड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट. तो ये जो अभी तक हमने ट्यूमल्टस टाइम में पढ़ा, दिस इज द बैकग्राउंड. अब इस सब के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही है. अब आप समझ पा रहे हैं क्या बैकड्रॉप चल रहा है और अब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लीडर्स के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं. अच्छा जी, अब अभी तक तो हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया. अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, जो मेंबर्स थे, वो भैया कैसे इलेक्ट हुए, हाउ वर दे इलेक्टेड, राइट. देखो, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि 1945 से 46 के बीच में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, है ना. प्रोविंशियल इलेक्शंस, प्रोविंसेस के इलेक्शंस हुए थे, जिसमें से कांग्रेस जीती थी जनरल कैटेगरी के अंडर और मुस्लिम माइनॉरिटी के अंडर हमारी मुस्लिम लीग जीती थी, राइट. तो जो वहाँ पे, तो जो इन इलेक्शंस के थ्रू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स बनी, उन्होंने खुद चुने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इसका मतलब ये है जैसे एमएलएज
साथ में मिलके कोई कमेटी बना रहे हैं जो वो खुद डिसाइड कर रहे हैं कि उसके मेंबर कौन होंगे, राइट? सो द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स देन चोज द रिप्रेजेंटेटिव्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्शन था फॉर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए आगे चलते हैं। अब भैया हमने पढ़ा कांग्रेस और मुस्लिम लीग, है ना, ये दो पार्टीज थी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जीती थी, राइट, इलेक्शंस में जीती थी। सो द लीग चोज टू बॉयकॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मुस्लिम लीग ने तो मना ही कर दिया, क्योंकि इनका क्या मुद्दा है कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए और उसका हम अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, राइट, डिमांड फॉर पाकिस्तान विद अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, तो मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर किसकी थी? कांग्रेस मेंबर्स की, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स की। जो सोशलिस्ट्स थे वो भी अनविलिंग थे टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। व्हाई? क्योंकि वो कहते थे कि दिस इज द क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश एंड ऑटोनॉमी, जो इंडिपेंडेंस, जो खुद का आप सोच के कुछ बना रहे हैं, वो सीन यहाँ पे नहीं है, आप तो ब्रिटिशर्स के अंडर काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि जैसे हमने पढ़ा दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी एंड दैट टाइम इट वाज गवर्न्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो वाइसरॉय या फिर गवर्नर के अंडर ये बैठते थे। तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं हम कि इट वाज अ क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर है? चलिए, इन इफेक्ट इसीलिए 82% ऑफ द मेंबर्स वर कांग्रेसमैन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो द कांग्रेस, देखो अब डोमिनेशन तो कांग्रेस की है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इट वाज अ पार्टी विद वन वॉइस, कि जिसने जो कहा अरे मान लिया, नहीं, उसी में भी इतने डिवाइडेड ओपिनियंस थे, इतने डिस्कशंस होते थे, इतनी डिबेट्स होती थी, राइट? क्योंकि कुछ मेंबर्स उसके सोशलिज्म में बिलीव करते थे, दूसरे कुछ लैंडलॉर्डिज्म में बिलीव करते थे, काफ़ी ऐसे भी थे जो कम्युनल पार्टी से क्लोज थे, एंड बाकी ऐसे थे जो असर्टिवली सेक्युलर थे, जो इक्वालिटी ऑफ रिलीजन्स में बिलीव करते थे। तो बहुत सारे डिवाइडेड ओपिनियंस थे। जैसे हमने पढ़ा है आगे जाके क्या होता है, कांग्रेस इज लाइक अ रेनबो, एक ऐसी पार्टी बन जाती है जिसमें खुद ही ऑपोजिशन के भी थॉट्स हैं और इतना मतलब डिवीजन ऑफ ओपिनियंस है कि इट एक्ट्स लाइक एन ऑपोजिशन इन इटसेल्फ, राइट? आगे चलते हैं। सो the Congress members had learned to debate their ideas in public and negotiate their differences, right? इसीलिए इतना समय लगा, क्योंकि हर मुद्दे पे डिस्कशन होता था, बैठ के बातचीत होती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन सेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज सीन सिटिंग सेकेंड टू द राइट। यहाँ पे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है? आगे चलते हैं। So, the discussions within the Constituent Assembly were also influenced by opinions expressed by the public. भैया मेंबर्स तो थे ही थे, बट पब्लिक का भी पूरा रोल था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर। वो सारी चीज़ें प्रेस में फैलती थी, आज ऐसी बात हुई, आज ऐसी बात हुई, आपका क्या ओपिनियन है, राइट? All the arguments were reported in newspapers and the proposals were publicly debated. In order to create a sense of collective participation, कि किसी भी इंडियन सिटीजन को ऐसा फील ना हो कि हम एक्सक्लूड हो गए हैं या हमारा कोई रोल नहीं है, so the public was also asked to send in their views on what has to be done. आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए यहाँ पे, राइट? तो उनको भी पूरे तरीके से इन्वॉल्व किया जाता था। Many of the linguistic minorities, यानी कि जो लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटीज़ हैं, जो मे बी मराठी बोल रहे हैं या कन्नड़ बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ वांटेड प्रोटेक्शन ऑफ देयर मदर टंग, कि भैया हमारी जो बोली है उसको बचाया जाए, कोई सेफ गार्ड दिए जाए। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वो भी चाहती थी हमें सेफ गार्ड्स मिले। जो दलित्स हैं, जिन्हें अभी तक इतना कास्ट ऑपरेशन सहने को मिला है, उनको भी रिजर्वेशन चाहिए थी गवर्नमेंट बॉडीज में। सो दीज वर सम ऑफ द डिमांड्स मेड बाय द पब्लिक। क्लियर है? चलिए, दीज वर द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। आगे चलते हैं। द डोमिनेंट वॉइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 300 मेंबर्स, 300 मेंबर्स थे भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर, ठीक है। ऑफ दिस 6 मेंबर्स प्लेड अ वाइटल मेजर रोल, 6 मेन मेंबर्स थे, ठीक है भैया। उनमें से 3 जो थे वो तो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। कौन कौन थे वो? नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नंबर 2 वल्लभ भाई पटेल एंड नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है?
अच्छा जी, कैसे, क्या रोल था सबका? सबसे पहले नेहरू जी ने तो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को फ्रेम आउट किया। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन क्या है? वो ऐसी चीज़ थी भैया जिससे एक बेसिक हमें पता चल रहा है कि हमें इन लाइंस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। क्या आइडियोलॉजीज हैं? इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, राइट, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, democratic, right? So this was the objective resolution which was moved by जवाहरलाल नेहरू, राइट। साथ साथ उन्होंने नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को प्रपोज किया था कि भैया ऐसे हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर होगा, सैफरन वाइट और डार्क ग्रीन का इन इक्वल प्रपोर्शंस, और बीच में व्हील इन नेवी ब्लू आएगा, ठीक है। ये हमारा जवाहरलाल नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन है। फिर वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने ड्राफ्टिंग करी, सेवरल रिपोर्ट्स की, और काफ़ी सारे ओपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ को उन्होंने साथ में रखा और एनालाइज किया। राजेंद्र प्रसाद जी, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द असेंबली, क्लियर है। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। एंड देन सब्सिक्वेंटली फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम चलते हैं बाकी 3 मेन लीडर्स। उनमें से सबसे पहले आते हैं हमारे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका क्या रोल था भैया? ही वॉज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वेरी क्रूशियल पार्ट, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही जो पुअर और बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे उनकी साइड ली है, और उनको हमेशा इक्वालिटी दिलाने में बिलीव किया। तो जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो पहले तो पॉलिटिकल ओपोनेंट थे कांग्रेस के, बट जब इंडिया आज़ाद हुई तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें बोला व्हाई डोंट यू जॉइन अस एज द यूनियन कैबिनेट लॉ मिनिस्टर, तो वो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बन गए। अब BR अम्बेडकर जी के साथ उनके 2 ऐसे हेल्प के लिए लॉयर्स थे। नंबर 1 वॉज KM मुंशी फ्रॉम गुजरात, एंड नंबर 2 वॉज अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, क्लियर है। सो हमारा यहाँ पे KM मुंशी आ जाते हैं एंड अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। दे वर असिस्टिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर हम चलते हैं 5th इंपॉर्टेंट फिगर, he was BN Rao. BN Rao was the constitutional advisor to the government of India. क्लियर है। वो क्या करते थे? बैकग्राउंड पेपर्स को स्टडी करते थे, एंड अदर पॉलिटिकल सिस्टम्स जो और कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, उनके में कैसा सिस्टम है, सब कुछ एनालाइज करते थे, ताकि हम देख सकें कि हमें क्या बोरो करना है, क्या मॉडिफाई करना है, क्लियर है। फिर हम चलते हैं टू द लास्ट इंपॉर्टेंट फिगर विच इज़ द चीफ ड्रॉट्समैन SN मुखर्जी। तो यहाँ हमारे आ जाते हैं SN मुखर्जी, क्लियर है। सब कुछ बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत ईजी है। हु हैड द एबिलिटी टू पुट कॉम्प्लेक्स प्रपोजल्स इन लीगल लैंग्वेज, जो लीगल लैंग्वेज के थ्रू सब कुछ जो रेडी हुआ है वो कम्युनिकेट कर पाते थे। चलिए, सो ऑल दिस टुक 3 years इन टोटल विद द प्रिंटेड रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस टेकिंग अप 11 बल्कि वॉल्यूम्स। 11 वॉल्यूम्स में सारा डिस्कशन, सारी डिबेट इन्वॉल्व थी, और टोटल 3 साल लगे, ठीक है भैया। चलिए, अब ये जो डिस्कशंस थे इनमें क्या क्या डिबेट हुआ था भैया? मैनी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज ऑफ इंडिया, कि व्हाट लैंग्वेज इंडियंस शुड स्पीक, of what political and economic systems the nation should follow, of what moral values its citizens should uphold। ये सारी बेसिक चीज़ें इन्हीं को ड्राफ्ट आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि हमें किसी एक इंसान के लिए नहीं करनी, डाइवर्स और मल्टीकल्चरल इंडियन लोगों के लिए करनी है। अब हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे, द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट आंसर यहाँ से आता ही आता है, ये करके चले जाना। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इस पे आता है। विजन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने क्या सोचा था उस टाइम, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स थे और इंडियंस थे, कि कैसा हमारा देश होगा, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या वैल्यूज़ होगी, क्या चीज़ें फॉलो होंगी। सो ऑन 13 दिसंबर 1946 Jawaharlal Nehru introduced the Objectives Resolution in the Constituent Assembly. किस डेट को? 13 दिसंबर 1946, क्लियर है, even before independence. It was a momentous resolution that outlined, कीवर्ड उन्होंने आउटलाइन करता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि क्या आइडियल्स होंगे, डिफाइनिंग आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क, अनदर कीवर्ड, within which the work of the constitution making was to proceed। ठीक है भैया। It proclaimed India to be independent sovereign republic।
ये 3 मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, लिख के आना है अगर कहीं भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पूछ लिया। इंडिपेंडेंट सोवेरेन रिपब्लिक, जो सोशलिस्ट वर्ड है वो बाद में अमेंडमेंट से ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है। क्या गारंटी करता था हमारा प्रियम्बल? देखिए जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है ये बाद में जाके क्या बन जाता है, प्रियम्बल ऑफ इंडिया बन जाता है। जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, अनदर कीवर्ड, ठीक है, ये लिख के आना पड़ेगा भैया। एंड अश्योर्ड दैट एडिक्वेट सेफगार्ड्स शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये पूरा मेन हमारी आउटलाइन है कॉन्स्टिट्यूशन की, ऐसे हम अपनी कंट्री को बनाना चाहते हैं। क्लियर है? सो नेहरू प्लेस्ड द इंडियन एक्सपेरिमेंट इन अ ब्रॉड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि इंडिया यहाँ है, ठीक है, और ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। तो अब भैया जो आसपास के सारे नेबर्स का पॉलिटिकल सिस्टम है हम वो भी देखेंगे, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, सब क्या कर रहे हैं हम देखेंगे, राइट। सो नाउ वील एनालाइज कि हमें दूसरी कंट्री से क्या बोरो करना है और अपने हिसाब से उसको क्या छोक वोक लगा के इंडिया में अपनाना है। सो नाउ गोइंग बैक टू द पास्ट एंड रेफरिंग टू द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशंस, Nehru was locating the history of constitution making in India within a longer history of struggle for liberty and freedom। जैसे मैंने बताया पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से अब हम देखेंगे क्या किया जाए, ठीक है, by linking it to revolutionary moments in the past of other countries, ठीक है भैया। चलिए, तो अब इसका मतलब ये नहीं था कि हम कोई ब्लूप्रिंट ढूंढ रहे हैं कि अच्छा जैसे यूएसए ने किया सेम यही हम छाप देंगे, नहीं भैया, हम बोरो तो करेंगे पर उसको अपने तरीके से अप्लाई करेंगे इंडिया में इन रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि भैया इंडिया में ये चीज़ कैसे जमेगी, कैसे सूट होगी, राइट, क्योंकि इंडिया इज मल्टी डाइवर्स एंड कल्चरली बहुत ही ज़्यादा वास्ट कंट्री है। तो हमें जैसे हमारे लोगों को, हमारे सिटीजन्स को अकोमोडेट होगा वैसे ही इन सारे हम चीज़ों को, लॉज को इंडिया में अप्लाई करेंगे। वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी, वी हैव टू फिट इन विद द टेम्पर ऑफ आर पीपल टू बी एक्सेप्टेबल टू देम, ठीक है भैया। हम ऐसी चीज़ें, ऐसे आइडियाज़ अडॉप्ट करेंगे दूसरी कंट्री से जो हमें फिट बैठ रहे हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर है कीवर्ड? चलिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी टू फ्यूज द लिबरल आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी with the socialist idea of economic justice and readapt and rework all these ideas within Indian context। भर भर के important शब्द है इसमें। क्या भैया, हमने लिबरल डेमोक्रेसी किसकी थी, ये यूएस के मॉडल से, ठीक है, प्लस सोशलिस्ट आइडिया ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी ली, राइट, ना वो कम्युनिस्ट ना वो कैपिटलिस्ट। तो ये थी हमारी आइडियोलॉजी, और ये भी हम कैसे करेंगे, इससे कनेक्ट करके, इंडियन कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करके फिर अप्लाई करेंगे। क्लियर है? चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द विल ऑफ द पीपल, यानी कि जो लोग चाहते हैं। सो अ कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लाहारी saw the dark hand of the British imperialism on this constituent assembly, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि an interim administration headed by Jawaharlal Nehru was in place कब 1946 में, but it could only operate under the directions of the viceroy and the British government in London। तो ये जो हमारी constituent assembly है इसके ऊपर भी कौन राज कर रहा है, अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स हैं, राइट। तो जो कम्युनिस्ट मेंबर थे सोमनाथ लाहारी, वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे इस बात से कि ये क्या सच में एकदम ऑटोनॉमस डिस्कशन हो रहा है टू फुल्ली फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इम्पीरियल रूल, ठीक है। वो चाहते थे कि इसमें ब्रिटिशर्स का कोई भी हाथ ना हो। So that is why he exhorted that Constituent Assembly was British made and was working the British plans as the British should like it to be worked out, कि भैया ये तो फिर फंसा रहे हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो इससे हमें ये दिख रहा है कि द नेशनलिस्ट लीडर्स वांटेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो सेल्फ रूल, जो इंडियंस ने एस्टैब्लिश करी हो, एंड नेहरू वाज अवेयर विद दिस फैक्ट, ठीक है भैया। It was also true in a sense that the British government had a hand in its birth। किसके बर्थ में? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जन्म में। क्लियर है? क्योंकि उनके रूल के अंडर ही एस्टैब्लिश हुई है। चलिए, सो
नेहरू जी ने कहा बट लेकिन यू मस्ट नॉट इग्नोर द सोर्स फ्रॉम विच दिस असेंबली डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ। वो सोर्स क्या है? इट इज़ द विल ऑफ द पीपल, जो लोग चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने ही क्या किया है, लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल इलेक्शंस में वोट दिए हैं, और जो वो वाले लीडर्स उन्होंने अपॉइंट करे हैं उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम किया है। सो इट इज़ द विल ऑफ द पीपल। कीप इन माइंड द पैशंस दैट लाई इन द हार्ट्स ऑफ द मासेस ऑफ द इंडियन पीपल एंड ट्राई टू फुलफिल देम। अगर हम ऐसा करेंगे तो चाहे ये ब्रिटिश मेड है या नहीं है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब क्या उसका मोटिव था? इट वॉज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया है और जिन्होंने वो विजन देखा है कि एक आज़ाद भारत होगा। आपको वो सब कुछ सच करना है। क्लियर है? सो democracy, equality and justice were the ideals that had become associated with social struggles in India since 19th century। तो क्या है हमारी आउटलाइन फ्रेमवर्क? डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये लिख के आना पड़ेगा। और अब इस पैराग्राफ में हमें देखने को मिलेगा कि ये जो तीनों चीज़ें हमने पढ़ी ये कैसे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एसोसिएटेड थी। देखिए, जब चाइल्ड मैरिज को अपोज किया गया और द राइट फॉर विडोज टू रीमैरी, तो हम कौन सा सपना देख रहे थे? सोशल जस्टिस का। जब स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदुइज्म में रिफॉर्म लाने की कोशिश करी तो वो क्या चाहते थे कि जो रिलीजन्स है वो और ज़्यादा जस्ट बने, इक्वल बने, राइट, सही बने, राइट बने। ठीक है। ज्योतिबा फूले इन महाराष्ट्र, जब उन्होंने डिप्रेस्ड कास्ट्स की मदद करी और कम्युनिस्ट्स और सोशलिस्ट ने वर्कर्स और पेजेंट्स की मदद करी, तो वो क्या चाहते थे? इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, सब साथ में चले, कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पीछे ना रह जाए। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब भैया हमने देखा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 निकला था तो इंडियंस को काफ़ी ऑटोनॉमी मिल गई थी। वो क्यों हुआ था? जब ब्रिटिशर्स ने देख लिया था कि भैया हमारा रूल तो काफ़ी दिनों तक चलेगा नहीं और इन्हें हमें थोड़ा बहला फुसला के कोई टॉफ़ी दे देते हैं कि ये थोड़े शांत हो जाए, इनको थोड़ा सा पावर दे देते हैं, राइट। सो द डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेशन ग्रू। जब इंडियंस के मन में डिमांड आई कि हमें चाहिए, अपना हक चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए, पावर चाहिए, तो काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आए, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919 एंड 1935। क्लियर है? चलिए, सो ये सारे एक्ट किसने निकाले थे? कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। दे वर इनैक्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, राइट। अब जो तब इलेक्शंस होते थे जो प्रोविंशियल बॉडीज़ के, तो वो क्या हर कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे वोट करता था? हाँ या ना? नहीं भैया, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% एडल्ट पॉपुलेशन के पास थी द राइट टू वोट। ठीक है, क्लियर है? चलिए, देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। The legislatures elected under the 1935 Act operated within the framework of colonial rule। भैया जितनी भी ऑटोनॉमी मिल जाए, आप थे तो ब्रिटिशर्स के अंडर ही, एक कॉलोनी थे आप ब्रिटिशर्स की, तो दे वर रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर अपॉइंटेड अंडर द ब्रिटिश। तो आप गवर्नर के अंडर काम कर रहे हैं, भले ही आपको जितनी ऑटोनॉमी मिल जाए प्रोविंशियल लेवल पे। डन। सो दिस वाज अबाउट कि क्या चल रहा था बिफोर इंडिपेंडेंस। अब हम चलते हैं डिफाइनिंग राइट्स पे कि भैया हमने कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट किया कि भैया चलो हम ये नहीं ये रखेंगे, इसको हटा के ये रखेंगे। हाउ डिड वी कम टू अ कंक्लूजन? द आंसर्स वर इवॉल्व्ड थ्रू द क्लैश ऑफ ओपिनियंस एंड द ड्रामा ऑफ इंडिविजुअल एनकाउंटर्स। इट वॉज नॉट ईजी। हर किसी की बात सुनी, समझी और फिर फाइनली सबने डिसाइड करके म्यूचुअली एक चीज़ को अडॉप्ट किया, एक आइडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में डाला। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी कि हिंदूज, मुस्लिम्स, जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटी है, मुस्लिम्स हैं, वो अलग से उनके इलेक्शंस होंगे और वो खुद का एक अलग रूलर चुनेंगे या अलग पार्टी चुनेंगे। ठीक है, ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, और जो इससे ऑपोजिट क्या होता है कि सब एक ही इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब साथ में जो भी पार्टीज हैं वोट कर रहे हैं, राइट। चलिए, सो दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ऑन 27 अगस्त 1947 बी पोकर बहादुर फ्रॉम मद्रास
आर्ग्यूड फॉर अ पावरफुल प्ली फॉर कंटिन्यूइंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। उन्होंने कहा कि हमें तो चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, कि भैया जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उन्हें खुद रिप्रेजेंटेशन की मौका मिले, कि वो खुद मुस्लिम्स ही जो खड़े होंगे उनको मुस्लिम्स ही वोट करेंगे और फिर वो जो मुस्लिम जीतेगा वही माना जाएगा, राइट। चलिए, तो उन्होंने कहा ऐसा ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं दे वुड बी इरेज्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, वो तो रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाएंगी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में, राइट। चलिए, सो देयर विल बी डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिटीज़ जो मिनिमाइज हो सकेंगे इसके कारण अगर माइनॉरिटीज़ को अपना खुद का हक मिल जाए, ठीक है भैया। ओनली इफ माइनॉरिटीज़ वर वेल रिप्रेजेंटेड विद इन पॉलिटिकल सिस्टम। ऐसा आर्ग्यूमेंट किसने रखा? बी पोकर बहादुर ने। क्लियर है? चलिए, तो उनका कहना ये था ओनली सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड इंश्योर द मुस्लिम्स हैड मीनिंगफुल वॉइस इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब जो बाकी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने इसको अपोज किया कि देख भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है जो तू सोच रहा है, उल्टा क्या है, ये तो एक ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजी थी जिससे हिंदू और मुस्लिम डिवाइड हो जाए। ये एक उनकी खुद की वो जो उनका मोटिव था हिंदूज़ को मुस्लिम्स के अगेंस्ट यूज़ करना और फिर इंडिया पे कब्जा कर लेना, ये उसका पार्ट था। और इससे यूनिटी बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। इससे और ज़्यादा चांसेस है कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में हेट्रेड पैदा हो जाएगा। सो मोस्ट नेशनलिस्ट्स सॉ separate electorates as a measure deliberately introduced by the British to divide people. Divide and rule वाली पॉलिसी जो थी उसका जन्म सेपरेट इलेक्टोरेट से ही शुरू हुआ था, राइट। तो they were haunted by the fear of continued civil war, violence and riots. तो इस मुद्दे पे ऐसी डिबेट्स करके क्या माना गया कि इट वॉज अ डिमांड दैट हैड टर्न्ड वन कम्युनिटी अगेंस्ट ईच अदर एंड डिवाइडेड द नेशन। तो अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम एक सिंगल सिस्टम रखेंगे इलेक्शंस का, कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलेगा क्योंकि ये पूरे इंडियन नेशन के लिए अच्छा नहीं रहेगा, राइट। सो क्या बोला गया? गोविंद बल्लभ पंत ने बोला दैट दिस वॉज नॉट ओनली हार्मफुल फॉर इंडिया एज अ नेशन बट इट वॉज हार्मफुल फॉर द माइनॉरिटीज़, क्योंकि वो खुद में ही क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट हो जाएंगे। दिस वुड परमानेंटली आइसोलेट द माइनॉरिटीज़, मेक देम वल्नरेबल एंड डिप्राइव देम ऑफ एनी से इन द गवर्नमेंट। तो ये माइनॉरिटीज़ के साथ साथ इंडिया का भी भला होगा अगर हम ऐसा ना करें, राइट। इट वॉज अ सुसाइडल डिमांड, क्योंकि इसी के कारण इंडिया और पाकिस्तान का जन्म हुआ है, राइट। सो behind all these arguments was the concern with the making of a unified nation state, और वही डिसाइड हुआ। The constitution would grant to citizen rights, but citizens had to offer loyalty to the state. Obviously एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, अगर स्टेट आपको राइट्स दे रही है, फंडामेंटल राइट्स दे रही है, आप बदले में क्या देंगे स्टेट को? तो आपकी भी कोई ड्यूटीज़ होंगी स्टेट की तरफ कि आप लॉयल रहें, है ना, सेडिशन ना करें, स्टेट के हित में ही सारे स्टेप्स लें। चलिए आगे, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है? नेशन एज अ होल, इंडिया की बात हो रही है। आगे चलते हैं भैया, कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, पॉलिटिकली इक्वल मेंबर्स ऑफ वन स्टेट को, सबको इक्वली इलेक्शंस में मौका मिले पार्ट लेने का। इट इज़ द सिटीजन दैट फॉर्म्स द बेस एज वेल एज द समिट ऑफ सोशल पिरामिड। सिटीजन्स की बात होगी यहाँ पे, कम्युनिटीज़ की नहीं। हम कम्युनिटीज़ को छोड़ के सिटीजन्स पे फोकस करेंगे एज अ होल। चलिए, नॉट ऑल मुस्लिम्स सपोर्टेड द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। क्लियर है? बेगम एजाज जरुल एक एग्जाम्पल है जिन्होंने बोला दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिंस दे आइसोलेटेड द माइनॉरिटीज। क्लियर है? चलिए, सो इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग अ सेपरेट इलेक्टोरेट, क्या किया जाए? मुस्लिम्स को एक एक्टिव पार्ट लेना चाहिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, ताकि जो वो चाहते हैं वो रिजल्ट्स में दिखे, राइट। सो द स्टेप इज टू टेक एक्टिव पार्ट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब बोला गया वी विल नीड मच मोर दैन दिस रेजोल्यूशन, कि भैया ठीक है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो है ही है, बट एनजी रंगा अ सोशलिस्ट लीडर ही सेड कि हमें सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ रिलीजियस टर्म्स में नहीं देखनी चाहिए, वी शुड ऑलवेज लुक एट द इकोनॉमिक टर्म्स एज वेल। यानी कि जो पुअर पीपल है, जो डाउन ट्रॉडन है, वो भी एक माइनॉरिटी आते हैं इकोनॉमिक माइनॉरिटी में, राइट। सो द पुअर एंड द डाउन ट्रॉडन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। इट वॉज मीनिंगलेस फॉर द पुअर पीपल इन द विलेजेस टू नो अबाउट द राइट्स। उन्हें क्या करना है, क्या उनकी राइट
राइट है, क्या उनके पास हक है, राइट, एम्प्लॉयमेंट का, लाइफ का, पर्सनल लिबर्टी का, ये सब उनके लिए सेंस नहीं बनाता है। उनके लिए क्या सेंस बनाता है? क्रिएट कंडीशंस वेयर दीज कॉन्स्टिट्यूशनली एनश्राइंड राइट्स कुड बी इफेक्टिवली इंजॉयड, कि भैया ऐसी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि उन्हें एक्चुअल में ये इसका कोई फ्रूट मिल रहा है। सो वी नीड टू क्रिएट props, we need ladders for these people to come and use these rights, right? तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है, जो अब अगर हम देखें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए प्रोविजंस बना दिए गए हैं। और एनजी रंगा ने क्या बोला? He drew attention to the gulf that separated the broad masses of Indians and those claiming to speak on their behalf, कि भैया आप बोल तो रहे हो कि हम जो पुअर पीपल है उनके बिहाफ पे बोल रहे हैं, बट जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो कंट्री के लोग हैं, वो क्यों खुद के लिए नहीं बोल रहे? क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा है आपके लेवल तक आने का, इसीलिए यू आर रिप्रेजेंटिंग देम। सो द मासेस देमसेल्व्स आर नॉट एबल टू कम अप टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट टेक्स टाइम। उनको क्या चाहिए? प्रॉप्स चाहिए, एज डिस्कस्ड। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब रंगा ने जो एक ग्रुप मेंशन किया, इट वाज द ट्राइबल्स। अब भैया अगर आप ट्राइबल्स के बारे में जानते हैं, सो यू ऑल नो दैट दे आर वेरी वेरी आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉर्मल पीपल, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंसुलेटेड रहते हैं, तो उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन रहा ही नहीं है। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ओरेटर थे जयपाल सिंह, जिन्होंने ट्राइबल्स को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने बोला कि there is a need to protect the tribes and ensure conditions that could help them to come up to the level of general population, कि उन्हें आप ऐसा environment प्रोवाइड कीजिए, ऐसी rights दीजिए कि वो general population के level तक आ सके। क्लियर है? चलिए, so he said our point is that you have got to mix with us, we are willing to mix with you। हम तो मिक्स होना चाहते हैं, बट आपसे भी हमें वो इनिशिएटिव चाहिए from the general population। So, reservation of seats in the legislature was essential to allow tribals to represent themselves। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। We were suppressed for 1000 years। अब भैया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किन की बात कर रहे हैं? He is talking about the depressed castes। तो वो चाहते हैं कि उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो, उनको मौका मिले आगे आने में। तो जैसे भैया मुस्लिम माइनॉरिटी ने कहा हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, वैसे ही B.R. अम्बेडकर जी ने किसके लिए कहा? डिप्रेस्ड कास्ट के लिए, जो SCs हैं, राइट। और यहाँ हमने STs की बात करी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहाँ पे, और अब B.R. अम्बेडकर शेड्यूल्ड कास्ट्स की बात कर रहे हैं। क्यों भैया? क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी चाहिए टू कम एट पावर विद द जनरल पॉपुलेशन। So some members of the depressed castes emphasize that the problem of untouchables could not be resolved through protections of or safeguards alone। यानी कि आप कितने ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस निकाल लीजिए, ये जो अनटचेबल्स की बीमारी है, ये जो सोशल ईविल है सोसाइटी में, ये ऐसे नहीं मिटेगा। ये जब सोशली इम्प्लीमेंट होगा सोसाइटीज़ में, लोगों के दिमागों में बदलाव आएगा, तब जाके ये ईविल हट सकता है। सो देयर सफरिंग वाज ड्यू टू द सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन। उनको जो आइसोलेशन और निग्लेक्शन मिल रहा है फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन, वो रीज़न है उनकी बैकवर्डनेस का। इट इज़ नॉट द न्यूमेरिकल इनसिग्निफिकेंस। दे हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन, नो शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या डिसाइड हुआ भैया? पार्टीशन के बाद तो हमने देख लिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या होता है ना, दो हिस्से हो जाते हैं, कंट्री के भी, लोगों के भी, दिलों के भी। सो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला कैंसिल कर दिया। अब क्या डिसाइड हुआ कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिकमेंड किया दैट अनटचेबिलिटी शुड बी अबॉलिश्ड, हम उसको अबॉलिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है हिंदू टेम्पल्स विल बी ओपन टू ऑल कास्ट्स and seats in legislatures and jobs in governments will be reserved for the lower castes। तो उनको रिजर्वेशन पॉलिसी भी मिलेगी और इक्वालिटी भी मिलेगी, राइट। सो हमने प्रॉपर सेफगार्ड्स इंश्योर करे फॉर द डिप्रेस्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड कास्ट। सो इन कंक्लूजन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन कुड नॉट बी इरेज्ड ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन, देयर हैड टू बी अ चेंज इन द एटीट्यूड्स विद इन द सोसाइटी, जैसे मैंने आपको बताया। ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा समझने के ऊपर है, मोस्टली आपको सारी चीज़ें पता होंगी इसके बारे में। सो बस एक सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न था, उसको अगर आप समझ लेंगे, यू विल बी डन विद दिस चैप्टर एंड आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अब दूसरी डिस्कशन और डिबेट आती है द पावर्स ऑफ द स्टेट पे।
अब भैया कि हम स्टेट को कितनी ऑटोनॉमी दें, हम सेंटर को कितनी पावर दें, ठीक है, जो फेडरलिज्म है कि सेंटर ऊपर है और फिर स्टेट नीचे है और किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए, उस मुद्दे पे आते हैं. सो there was vigorously debates about the respective rights of the central government and the states. Among those arguing for strong center, जो चाहते थे एक strong center हो, उनमें कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी. क्लियर है? चलिए, एक वीक सेंट्रल अथॉरिटी इनकेपेबल है टू इंश्योर पीस. अगर कुछ भी गलत होता है कंट्री में और सेंटर मजबूत नहीं है तो कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, एक पीसफुल रेजोल्यूशन नहीं हो सकता उस इशू का. सेंटर को स्ट्रांग होना ही पड़ेगा टू टेक कंट्रोल ओवर द स्टेट्स. क्लियर है? तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स निकाली गई थी, यूनियन, स्टेट एंड कॉनकरेंट, जैसे कि अभी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट. सो द फर्स्ट यूनियन लिस्ट इज फॉर द सेंटर, ठीक है. फिर हमारी स्टेट लिस्ट इज फॉर द स्टेट्स और हमारी कॉन्करेंट लिस्ट इज फॉर बोथ सेंटर प्लस स्टेट. ठीक है भैया. चलिए, हाउ एवर अब मुद्दे की बात कहाँ पे आती है? मैनी मोर आइटम्स वर प्लेस्ड अंडर एक्सक्लूसिव यूनियन कंट्रोल, यानी कि सेंटर के पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो सिर्फ उसका हक था, जिसपे सिर्फ, एंड मोर प्लेस्ड ऑन कॉन्करेंट लिस्ट टू. कॉन्करेंट में भी काफ़ी सारी ऐसी थी. स्टेट में काफ़ी कम सब्जेक्ट्स थे यानी कि जिन पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट का कंट्रोल है. सो द यूनियन ऑल्सो हैड कंट्रोल ऑफ मिनरल्स एंड की इंडस्ट्रीज. बिसाइड्स आर्टिकल 356 gave the center the powers to take over a state administration on the recommendation of the governor. यानी कि आप स्टेट्स को भी हड़प सकते हो, स्टेट्स के ऊपर भी आप कंट्रोल ले सकते हो इफ द गवर्नर recommends so, right? जैसे प्रेसिडेंशियल रूल हो जाता है वैसे. सो दिस वॉज द ड्राफ्ट विच वॉज फ्रेम्ड. क्लियर है? ठीक है. अब ये सारी रिकमेंडेशंस निकाली टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और साथ ही साथ में फिस्कल फेडरलिज्म, अगर हम टैक्सेस की बात करें तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया गया जिसमें कस्टम ड्यूटीज़ और कंपनी टैक्सेस के जो की तरह जो और टैक्सेस थे वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास कंट्रोल था. बाकी इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटीज़ में स्टेट्स भी आ सकती हैं. एंड अदर केसेस में, फॉर एग्जांपल एस्टेट ड्यूटीज़, इट वाज साइंड होली टू द स्टेट्स. तो जो एक्सक्लूसिव टैक्सेस स्टेट के पास कंट्रोल था वो बहुत ज़्यादा कम था, राइट. चलिए, अब देखते हैं क्या बोला गया, इस पे क्या डिबेट्स हुई, क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुई. बोला गया द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक. देखो भैया, द राइट्स ऑफ द स्टेट्स वर मोस्ट एलिक्वेंटली डिफेंडेड. स्टेट्स को इतनी कम राइट्स क्यों मिली है, ऐसा बोला गया बाय के संथनाम फ्रॉम मद्रास. ही वॉन्टेड अ री एलोकेशन ऑफ पावर्स. वो चाहते थे ये पावर्स को वापस से एलोकेट किया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि आप क्या करें, आप बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं किस पे? सेंटर पे. और अगर आप किसी पे बहुत ज़्यादा काम थोप देंगे तो वो बेचारा मैनेज नहीं कर पाएगा, राइट. इफ़ द सेंटर वॉज ओवर बर्डनड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट कुड नॉट फंक्शन इफेक्टिवली. इसीलिए भैया आप री एलोकेशन करें. देयरफॉर द सेंटर कुड इन फैक्ट बी मेड स्ट्रोंगर. अगर आप काफ़ी सारे फंक्शन स्टेट के पास ट्रांसफ़र कर दें तो एक जो उनके पास ऑर्गेनाइज्ड मेथड में काम है वो इफेक्टिवली कर पाएंगे. और अल्टीमेटली इससे क्या होगा, सेंटर और ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा, ज़्यादा काम कर पाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. So as for the states, Santhman felt that the proposed allocation of power would cripple them. States का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, स्टेट बहुत ज़्यादा सबऑर्डिनेट हो जाएगी सेंटर के अंडर, क्योंकि भैया वो बार बार जाके पैसे थोड़ी मांगेगी. विदाउट फाइनेंसेस हाउ कुड द स्टेट्स अंडरटेक एनी प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट. वो बार बार जाके बोलेगी मुझे पैसे दो, टैक्सेस दो, क्योंकि उसके पास तो एनफ टैक्सेस है नहीं, राइट. इन अ फ्यू ईयर्स ही सेड ऑल द प्रोविंसेस वुड राइज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द सेंटर. अगर ऐसा चलता रहा तो इनके बीच में ही रिवोल्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी. फिर अ मेंबर फ्रॉम ओडिशा warned that the center is likely to break since the powers has been excessively centralized under the constitution. इतने सारे पावर हैं सेंटर के पास, वो तो भैया अगर बैग ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो कमर ही टूट जाएगी, तो सेंटर भी टूट जाएगा, ऐसा मत कीजिए. बट अल्टीमेटली क्या डिसाइड किया गया, क्या कंक्लूजन लिया गया? वॉट वी वॉन्ट टूडे इज़ अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, कि भैया हम तो सेंटर को ऐसे ही रखेंगे, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो सेंटर की तरफ बायस्ड रहेगा ही रहेगा, हम एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहते हैं.
सो B.R. अम्बेडकर ने बोला दैट ही वांटेड अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर, मच स्ट्रॉन्गर दैन द सेंटर विच वॉज क्रिएटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. क्लियर है. गोपाल स्वामी अयंगर, उन्होंने क्या बोला दैट द सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, ताकि बाद में जाके इंडिया पाकिस्तान का जैसे डिवीजन हुआ और ऐसे इंडियन स्टेट्स के बीच में ना हो पाए. सो बालाकृष्ण शर्मा ऑल्सो सेज only a strong center could plan for well-being of the country, mobilize the available economic resources, establish a proper administration and defend the country against foreign aggression. ये सारे काम मैनेज करना मुश्किल है बट आसान है फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग यूनियन, क्योंकि अगर इतनी पावर्स हैं तभी आप फंक्शन कर पाएंगे. So there was already a unitary system in place imposed by the colonial government, जैसे ब्रिटिशर्स ने रखा था. The constitution thus showed a distinct bias towards the rights of the Union of India over those of its constituent states. क्लियर है. ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि भैया यूनियन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी तरफ हम बायस्ड हैं. राइट, आगे चलते हैं. अब चलते हैं द लैंग्वेज ऑफ द नेशन. नेशनल लैंग्वेज के मुद्दे पे क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुई, क्या डिस्कशंस थे, क्या डिबेट्स थे. सो बाय द 1930s द कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड द हिंदुस्तानी एज द नेशनल लैंग्वेज. तो 1930s की बात हो रही है जब ब्रिटिशर्स थे, तब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज का पद दिया. क्लियर है, हिंदुस्तानी इज द नेशनल लैंग्वेज ऐसा बोला. क्यों भैया? क्योंकि हिंदुस्तानी के अंडर क्या आती है, हिंदी भी आती है और उर्दू भी आती है. इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ. तो हिंदूज और मुसलमान्स दोनों का ब्लेंड है हिंदुस्तानी, सबको रिप्रेजेंट करती है. क्लियर है. चलिए, दिस मल्टीकल्चरल लैंग्वेज महात्मा गांधी थॉट वुड बी द आइडियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डाइवर्स कम्युनिटीज. इट कुड यूनिफाई हिंदूज एंड मुस्लिम्स, पीपल ऑफ नॉर्थ एंड साउथ. ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है, ऐसा बोला गया. अब भैया जैसे जैसे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स आते गए, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में प्रॉब्लम्स आती गई, डिविजन्स आते गए, हेट्रेड आती गई, तो ऐसे ही हिंदुस्तानी में जो हिंदू और उर्दू था वो भी दूर होते गए. सो अब एक संस्कृताइज्ड हिंदी आ गई और एक उर्दू जो थी वो पर्शियनाइज्ड हो गई. दोनों बहुत ज़्यादा दूर जाने लगे. तो ये जो हिंदुस्तानी का मिश्रण था ये भी ख़त्म हो गया. सो नाउ लोगों के साथ साथ रिलीजन्स के साथ साथ लैंग्वेज भी एसोसिएट होने लगी. देयर केम अ डिवाइड. क्लियर है. तो भैया अब क्या किया जाए? अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अ प्ली फॉर हिंदी कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में R.V. धुलेकर, अ कांग्रेसमैन फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंसेस, उन्होंने बोला कि हिंदी को आप लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग रखें. ठीक है. और उन्होंने असेंबली में ऐसा तक बोला कि जिनको हिंदुस्तानी नहीं आती वो तो इस असेंबली में बैठने के लायक भी नहीं है. दे आर नॉट वर्दी टू बी मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली, दे बेटर लीव. तो ये एक बहुत गलत स्टेटमेंट थी. राइट. चलिए, अब 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को धुलेकर की स्पीच अब फिर से एक स्पार्क लगा दिया असेंबली में. बाय नाउ द लैंग्वेज कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड प्रोड्यूस्ड इट्स रिपोर्ट एंड हैड थॉट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला. क्या बोला लैंग्वेज के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कि भैया हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में है, ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट में वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर होती है. राइट. सो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज बट द ट्रांजिशन टू हिंदी वुड बी ग्रेजुअल. धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा, ग्रेजुअल. एंड फॉर द फर्स्ट 15 years इंग्लिश वुड बी कंटिन्यूड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस. Each province was to allow to choose one of its regional languages for official work in the province. यानी कि हिंदी भी है, ठीक है, और नेक्स्ट 15 साल तक इंग्लिश भी है. और भैया जो आपकी स्टेट है, जो आपका प्रोविंस है, आप अपनी एक रीजनल लैंग्वेज खुद चूज कर सकते हैं जिसमें आप ऑफिशियल काम करेंगे. तो ऐसे सारे मतभेद, सारा जो प्रॉब्लम था हिंदी और इंग्लिश के बीच में या फिर हिंदी और उर्दू के बीच में, वो मिटा दिया गया बाय द कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. बट धुलेकर साहब जो थे वो क्या चाहते थे, हिंदी को ऑफिशियल नहीं नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए. क्लियर है. आगे चलते हैं. द फियर ऑफ डोमिनेशन. लोगों को किस चीज़ का डर है? सिर्फ और सिर्फ कोई हम पे आके कंट्रोल ना कर ले, डोमिनेट ना कर ले और हम सबमिसिव ना हो जाएं. राइट. वो जो इक्वालिटी है वो बनी रहे, वो चलती रहे. अ डे आफ्टर धुलेकर स्पोक, श्रीमती जी दुर्गाबाई फ्रॉम मद्रास एक्सप्लेन्ड हर वरीज. वो क्या कह रही हैं
कि जो हमारा साउथ है उसमें नॉन हिंदी स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, राइट, बट उन्होंने शुरू में हिंदुस्तानी को भी एक्सेप्ट किया एंड दे वर इवॉल्विंग, राइट, बट अब ये जो हिंदी के अगेंस्ट जो ऑपोजिशन है वो साउथ में स्ट्रॉन्ग है, राइट, बिकॉज हिंदी कट्स एट द वेरी रूट ऑफ द प्रोविंशियल लैंग्वेजेस. She had accepted Hindustani as the language of the people, but now that the language has been changed, words from Urdu and other regional languages were being taken out. तो ये बहुत गलत है and we the people from the south oppose this. Clear है? So there should be mutual adjustment and no question of forcing things on people. क्लियर है? ये जो चीज़ें थी लैंग्वेज के ऊपर कि क्या नेशनल लैंग्वेज होनी की चाहिए, क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, ये इस मुद्दे पे बेस थी कि सब एक म्यूचुअल इन्वॉल्वमेंट है, हर किसी को इनकॉर्पोरेट गया है, हर कोई कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज को लेके, बिकॉज इंडिया इज अ नेशन ऑफ मल्टी डाइवर्स पीपल विद डिफरेंट कम्युनिटीज, कास्ट्स, आइडियोलॉजीज एंड कल्चर्स. क्लियर है? चलिए, तो भैया अगर हम एक कंक्लूजन निकालें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसे ही नहीं बना, वो एक प्रोसेस ऑफ इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन के थ्रू बना है, सबको मुद्दे नज़र रखते हुए. एंड अ सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द एम्फोसिस ऑन सेक्युलरिज्म, दैट ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड द स्टेट वोंट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन. क्लियर है? चलिए, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स बताई गई हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स टू इक्वालिटी. डन. आगे चलते हैं. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द मैनी कॉन्फ्लिक्टिंग वॉइसेस दैट हैड नेगोशिएटेड इन द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये सब पढ़ के अब हम देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा ये एक डिसीजन था और इसीलिए इतना टाइम लगा एंड सबको ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, राइट. सो गाइज, वी हैव कवर्ड द होल चैप्टर एंड आई होप आपको बहुत ज़्यादा मदद हुई है. अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए. सो गाइज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. यू आर एट ह्यूमैनिटीज. हैप्पी लर्निंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.